हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 देख रहे थे, बिहार दरोगा का सेट, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 12 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है 13, सेट नंबर 13 है। तो इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जो पहले सेट करवा दिया गया है 12 सेट, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, बात किया गया है बजट का। तो इस वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया गया था, तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, और ये निर्मला सीतारामन का कितना बार बजट पेश की है, तो ये लगातार 8वीं बार बजट पेश की है। ठीक है, लगातार 8वीं बार बजट पेश की है और सबसे अधिक जो समय में है, तीसरा सबसे अधिक बार पेश की है बजट। ठीक है, निर्मला सीतारामन। इस बार का बजट कितना है, तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जो अगर पूछा जाएगा कितने बेस पे आधारित है, तो 4 सेक्टर को इसमें 4 स्तंभ बतलाया गया है बजट का। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत किया है। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च को जो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया था, वहां से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। वही अगर बात किया जाएगा ऑपरेशन गंगा का, ऑपरेशन गंगा का यदि बात किया जाए तो ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने से। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने से था ऑपरेशन गंगा। वही अगर बात किया जाए ऑपरेशन दोस्त का, बात किया जाएगा ऑपरेशन दोस्त का, तो तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 3rd, NVS-02 अगर जैसे ही देखते हैं तो याद आता है ये हमारा जो सोमा उपग्रह था। ठीक है, NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, तो NVS-02 का बात किया जाए तो इसे GSLV F-15 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा NVS-02 लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और यह इसरो का सोमा उपग्रह था। ठीक है, अगर बात किया जाए PSLV C-60 का, तो स्पेडेक्स मिशन जो है, स्पेडेक्स मिशन जो प्रक्षेपित किया गया था, स्पेडेक्स मिशन वो किया गया था PSLV C-60 के द्वारा। अगर PSLV C-59 का बात किया जाए तो प्रोबा मिशन का संबंध है PSLV C-59 से। PSLV C-59 से प्रोबा मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात किया जाए GSLV F-14 का, तो GSLV F-14 से इनसैट 3DS लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनसैट 3DS लॉन्च किया गया था GSLV F-14 से। नेक्स्ट है, गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है गुरु मायाधर राउत का। ठीक है, गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया है। वे प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो इनका संबंध है ओडिसी से। ठीक है, इनका संबंध है ओडिसी से, याद रखना है। ओडिसी से और संबंधित है झावेरी बहन का संबंध है ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी से संबंधित है झावेरी बहन। ठीक है, अभी मायाधर राउत का हाल ही में निधन हुआ है, इनका भी संबंध था ओडिसी से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। भारत के पहले लेखक गांव का बात किया जाए तो उत्तराखंड का थानो गांव जो है भारत का पहला लेखक गांव बना। ठीक है, उत्तराखंड का थानो गांव। ठीक है, उत्तराखंड का थानो गांव भारत का पहला लेखक गांव बना है। वही अगर बात किया जाए भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम का, तो मुंबई पुणे हाईवे महाराष्ट्र जो बना है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है, तो महाराष्ट्र के मुंबई पुणे हाईवे पर। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क का बात किया जाए तो यह नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है, पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है मसाली गांव। ठीक है, गुजरात का मसाली गांव जो बना है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4,
3, 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला लेखा गांव उत्तराखंड का थानो गांव, डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में, ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर में, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव जो गुजरात का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना रहा है। कल ही क्वेश्चन जो आया था यहीं से पूछा गया था, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग ने जारी किया है। पूछा यहाँ गया है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना रहा है, तो बिहार का स्थान 13वां रहा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 13वां स्थान रहा है बिहार का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान और मध्य प्रदेश का 9वां स्थान रहा था। प्रथम स्थान का बात किया जाए तो फर्स्ट पे जो रहा है वो रहा है उड़ीसा। ठीक है, प्रथम स्थान उड़ीसा का रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुआ है, तो यह हुआ है 3.2%। ठीक है, 3.2%, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करें। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का बात किया जाए तो यह वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 में, पीएम सूर्योदय योजना 2024 में, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का बात किया जाए तो 2019 नहीं बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरुआत किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंधित है। अगर बात किया जाए वैभव सूर्यवंशी का तो इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बोली लगाकर खरीदा था और इनका संबंध है बिहार के समस्तीपुर जिला से। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर जिला से। एक और याद रखना है, समस्तीपुर से अनुकूल राय का संबंध जो है वो भी बिहार के समस्तीपुर से ही है और इनका भी संबंध क्रिकेट से ही है। अनुकूल राय। ठीक है, और याद रखना है वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों में शतक लगाए थे। ठीक है, अनुकूल राय का भी संबंध है समस्तीपुर से। बिहार के अन्य क्रिकेटर का बात किया जाए तो एक याद रखिएगा, मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार का संबंध है गोपालगंज जिला से। ठीक है, मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज जिला से इनका संबंध है। वही आकाशदीप का बात किया जाए, आकाशदीप का, तो आकाशदीप का संबंध बिहार के रोहतास जिला से है। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी इनका संबंध है बिहार के समस्तीपुर जिला से। 1 करोड़ 10 लाख रुपया में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था और इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ। डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राजस्थान में। यह अभ्यास त्रिसेवा यानी कि जल, वायु और स्थल तीनों में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर समन्वय और भविष्य की चुनौतियों से निपटना है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। दिया सलाई किनका आत्मकथा है, तो यह कैलाश सत्यार्थी का है। ठीक है, दिया सलाई किनका आत्मकथा है, तो कैलाश सत्यार्थी का। बात किया जाए कैलाश सत्यार्थी का तो इन्हें 2014 में नोबेल अवार्ड दिया गया था शांति के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगर बात किया जाए मेघा पाटेकर का, तो मेघा पाटेकर का संबंध है, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अरुंधति राय का बात किया जाए तो अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अभी एक इनका बुक याद रखिएगा, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी जो बुक है वो अरुंधति राय के द्वारा ही लिखा गया है। अमृता देवी बिश्नोई का बात किया जाए तो बिश्नोई परिवार ये इन्वायरमेंटलिस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस राज्य को पछाड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भारत किससे पछाड़ा है, तो जापान को पछाड़ा है। जापान को पछाड़कर चौथा अर्थव्यवस्था बना है। वही 2.5 से 3 सालों में ऐसा माना जा रहा है कि
तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा जर्मनी को पछाड़कर, ठीक है। जापान को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। अब जो तीसरा बनेगा वो जर्मनी को पछाड़ेगा, तो तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर बात किया जाए अमेरिका, चीन, जर्मनी और उसके बाद भारत है, पांचवा नंबर जापान का है, तो जापान को पछाड़ के अभी भारत बना है चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में यशोदा एआई अभियान। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यशोदा एआई अभियान का बात किया जाए तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया है, ठीक है। यशोदा एआई अभियान शुरुआत किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजया किशोर रहटाकर है। यशोदा एआई का शुरुआत जो किया गया है किस लिए किया गया है? तो एआई साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं के बीच यशोदा एआई शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने हैं? टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन कौन बने हैं? तो शुभमन गिल को बनाया गया है। शुभमन गिल को बनाया गया है। किनके स्थान पे? तो रोहित शर्मा के स्थान पे बनाए गए हैं। शुभमन गिल टेस्ट इंडिया के अब कैप्टन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कहां दिखाए हैं? तो दाहोद में। दाहोद का बात किया जाए तो दाहोद कहां है? तो यह गुजरात में है, ठीक है। दाहोद गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी दाहोद। दाहोद कहां है? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 मई को गुजरात के दाहोद में लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। इसके दौरान उन्होंने इस सुविधा से निर्मित पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो दाहोद में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति क्विंटल बतलाया है? अगर बात किया जाए एमएसपी का, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यह कब से लागू किया गया है? तो यह 1965 से लागू किया गया है। वर्तमान में 23 फसलों पर लागू है और इस वर्ष जो धान का एमएसपी मूल्य निर्धारित किया गया है वो 2369 रुपया निर्धारित किया गया है, ठीक है। 2369 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 23 रुपया 69 पैसे प्रति किलो, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2369 रुपये प्रति क्विंटल। एमएसपी कितने फसलों पर निर्धारित है? तो एमएसपी वर्तमान में 23 फसलों पर निर्धारित है। नेक्स्ट है हाल ही में 46वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियान शिखर सम्मेलन 46वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया कुआलालंपुर में, ठीक है। कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहीं पे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 46वां एशियान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की गई। अगर बात किया जाए एशियान का, तो एशियान पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका स्थापना वर्ष 1967 में होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसका स्थापना होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया आदि इसके सदस्य देश हैं। हाल ही में तिमोर लिस्ट 11वां इसका सदस्य देश बना है। तिमोर लिस्ट जो है 11वां सदस्य देश बना है, ठीक है। इस वर्ष 46वां एशियान शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? तो कुआलालंपुर में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कुआलालंपुर किसका राजधानी है? तो मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष घोषित किया है, ठीक है। इसरो के द्वारा वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो गगनयान वर्ष, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और बतलाना है अन्य सभी एजेंसियों के द्वारा 2025 को कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा इत्यादि के द्वारा 2025 को कौन कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। आपको कमेंट करके बतलाना है संगठन और उसके द्वारा घोषित किया गया वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित की गई। बिल्कुल सही है। 1980 के दशक में ही पीएन भाग्यवती के द्वारा जनहित याचिका का भारत में विकास देखने को मिलता है, जो अमेरिका से लिया गया है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बिल्कुल सही है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भाग्यवती थे, यह भी सही है। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। यहाँ पे यह गलत है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय में भी दायर किया जा सकता है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय लिखने के कारण यह गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में भी दायर किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो असत्य है।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान का तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगर बात किया जाए भारत का संविधान का तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे 6 दिसंबर 1946, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद याद रखना है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद याद रखना है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, जो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। यहाँ से डेट याद रखना है 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जो अपना रिपोर्ट प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। वो डेट याद रखना है 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रारूप समिति। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया। वही 26 जनवरी 1950 जो है वो लागू करने का डेट था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, हमारा संविधान लागू हुआ। हालांकि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो उस समय भी 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। उसके बाद अन्य सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, ठीक है। तो ये सभी डाटा याद रखिएगा। डेट 6, 9, 11, 13, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948, 22 जनवरी 1947, सभी डेट को आप मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, ठीक है। तो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का शासन नहीं बल्कि लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, यानी कि डी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा शर्त नहीं है? अगर बात किया जाए भारत में नागरिकता का तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्त का वर्णन है। जन्म का, पंजीकरण का, वंशानुगत का, प्राकृतिक एवं क्षेत्र सम्मिलित अगर सम्मिलित कर दिया जाता है तो वह भी उस क्षेत्र का नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। तो पांच प्रकार है जिससे कोई व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकता है, वही 3 प्रकार है जो नागरिकता समाप्त होने का है। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो संपत्ति का अधिकार से कोई नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि भारत के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति उसे प्राप्त हो तो उसे नागरिकता प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकता है, वही 3 प्रकार से नागरिकता समाप्ति होती है। भारत में बात किया जाए तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया है जो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, निरोध, व्यक्ति को निम्नलिखित युग्म को सुमिलित करना है। निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार, निरोध और गिरफ्तार पाए लोगों का अधिकार, यह वर्णन है अनुच्छेद 22 में, ठीक है, अनुच्छेद 22 में। शिक्षा का अधिकार का बात किया जाए तो अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 21A में शिक्षा का अधिकार। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, यह 19 में है। 19 में शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार, यह वर्णन है 19 में, ठीक है, 19 में कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार बात किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ठीक है, 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार अनुच्छेद 22 में, शिक्षा का अधिकार 21A में, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार 19 में और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार 19 में, ठीक है। नेक्स्ट है,
किसी निचली अदालत द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो यह प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है, प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? अगर बात किया जाए 11वीं अनुसूची का, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय को रखा गया था 11वीं अनुसूची में। वही 18 विषय रखे गए थे 12वीं अनुसूची में। इसे पूछा गया है 11वीं अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं? तो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, इसमें कौन सा रखे गए थे? तो इसमें से सभी रखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी। नेक्स्ट है, बिहार के जेपी आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बतलाना है कौन सा कथन असत्य है। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल सही है। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था, यह भी सही है। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा। नहीं, यह जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलेगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे सिर्फ बिहार तक सीमित रखने की बात नहीं की गई थी, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। ठीक है, तो वो भी सही है, डी भी सही है, सी यहाँ पे हमारा गलत है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के प्रधान का या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के विधायी शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। उसे राज्य विधानमंडल को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल यह अधिकार है। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा पहले वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं, यह भी सही है। जब विधानमंडल का सत्र चल नहीं रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी सही है। वह स्वविवेक से मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद का वितरण करता है। नहीं, जो विधानमंडल में, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाएगा। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, डी सही नहीं है। स्वविवेक से मुख्यमंत्री का नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में यात्रा कौन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है और अतः इसे चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का बात करें तो ठोस में इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है और ठोस में भी याद रखना है इस्पात में जो है सबसे अधिक होती है। सॉलिड में सबसे अधिक, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसियस स्टेट में स्पीड ऑफ साउंड होता है। अगर बात किया जाए ध्वनि का चाल का, तो ध्वनि का चाल होता है √/ε0/p, जहाँ पे ये है जो है ई जो है माध्यम की प्रत्यास्थता और ये जो है डेंसिटी है, माध्यम का घनत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यात्रा कौन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि नहीं कर सकता है, एक्सरे कर सकता है, प्रकाश तरंग कर सकता है, गामा किरणें, ये सभी निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 30। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची को दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। होलोग्राफी का बात करें तो होलोग्राफी का संबंध है डेनिस गैबर से। ठीक है, होलोग्राफी का संबंध है डेनिस गैबर से। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़े होंगे साइंस में। विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो फैराडे के द्वारा दिया गया था। शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े होंगे, न्यूटन का शीतलन का नियम। दाब का नियम जो दिया गया था वो पास्कल के द्वारा दिया गया था। तो प्रेशर दाब का नियम पास्कल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, 3, 1, 4, 2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। होलोग्राफी से संबंधित है डेनिस गैबर, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और पास्कल का दाब का नियम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में किसका परिवहन एक तरफा होगा? तो मुक्त ऊर्जा का परिवहन जो होगा वो एक तरफा होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। एक तरफा किसका परिवहन होता है? तो
पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का परिवहन एक तरफा होता है, जैसे उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? तो वेग का मान और दिशा जब दोनों अपरिवर्तित हो, जब दोनों चेंज नहीं हो तो उसे समरूप वेग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वेग का मान और दिशा जब दोनों अपरिवर्तित हो तो उसे समरूप वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान क्या होगा? सिकुड़ना शुरू कर दे यानी कि ये हमारा ग्रह है और जी का वैल्यू, तो यहाँ पे पूछा गया है सिकुड़ना शुरू कर दे, यानी सिकुड़ना यानी कि श्रिंक करके ये इतना छोटा हो जाएगा। तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, आर होता है ये हमारा रेडियस। अगर यहाँ पे रेडियस इससे छोटा हमारा रेडियस ये है, यानी कि रेडियस जब कमेगा तो जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसका स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ने लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम कब होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम कब होगी? किस प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होगा? तो लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किस प्रकाश के लिए होगी? तो लाल प्रकाश के लिए होगा। ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होता है? तो सीमेंट का जल योजन होता है। ठीक है, सीमेंट का जल योजन होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सीमेंट का बात किया जाए तो सीमेंट का खोज 1924 ईस्वी में जोसेफ स्पेडिन के द्वारा किया गया था। सॉरी, 1900 नहीं बल्कि 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पेडिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, नियोन का बोर बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? नियोन का बोर बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो नियोन यानी कि 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 8 2n² यानी कि 8 2 10। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बादल में गंधक की उपस्थिति। बादल में गंधक की उपस्थिति क्या करता है? बादल में जब यदि गंधक होगा तो उसकी उपस्थिति से ज्वलन ताप घटता है। ठीक है, ज्वलन ताप को घटाएगी। बारूद में जो गंधक होगा वो ज्वलन ताप को कम करेगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 38 नंबर, सूची 1 यानी कि वैज्ञानिक और खोज। गोल्डस्टीन के द्वारा किसका खोज किया गया था? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा। चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और परमाणु सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से कौन सा हो जाएगा? मरकरी का अयस्क हो जाएगा सीने बार। ठीक है, HGS। ठीक है, सीने बार जो है मरकरी का अयस्क है। अगर बात किया जाए क्रायोलाइट का तो क्रायोलाइट जो है वो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट और गिब्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैलेकाइट का बात किया जाए तो मैलेकाइट यह कॉपर का अयस्क है। ठीक है, मैलेकाइट कॉपर का, क्रायोलाइट और गिब्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क का बात किया जाए तो क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट ये सभी एल्युमिनियम का अयस्क है। वही कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट ये सभी मैलेकाइट कॉपर के अयस्क हैं। सीनेबार जो है HGS यह मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पित्त जो है वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है पित्त। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि बात किया जाए पित्त का तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का जो pH वैल्यू होता है वो 7.5 होता है। ठीक है, 7.5 होता है। नेक्स्ट है, पौधे में लचीलापन एक उत्तक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? पौधे में लचीलापन होता है किस उत्तक के कारण? तो वो है कोलेन काइमा के कारण। ठीक है, कोलेन काइमा के कारण लचीलापन होता है। ठीक है, कोलेन काइमा जो है पौधे को, शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं बल्कि त्याग होता है। यहाँ पे ग्रहण नहीं बल्कि त्याग होगा, सॉरी
पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में ठीक है ग्रहण होता है और उपचयन में त्याग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वहां पे सही हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन होगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं, अपचयन अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति नहीं, यहाँ पे ये बी सी डी गलत है, ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। सबसे विषैली मछली, सबसे विषैली मछली का बात किया जाए तो स्टोन फिश सबसे विषैली मछली है। सबसे बड़ा विषाणु का बात किया जाए तो पॉक्स जो है सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे ऊंचा स्तनपायी का बात करें, सबसे ऊंचा स्तनपायी है जिराफ है। सबसे ऊंचा स्तनपायी का बात किया जाए तो सबसे ऊंचा स्तनपायी हो जाएगा वो हो जाएगा जिराफ, ठीक है। सबसे छोटा जंतु, सबसे छोटा जंतु का बात किया जाए तो सबसे छोटा जंतु इनमें से हो जाएगा अमीबा, ठीक है। सबसे छोटा जंतु हो जाएगा अमीबा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 2 4 1, ठीक है। 3 2 4 1 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है तो वो हो जाएगा एबेसिसिक एसिड, एबेसिसिक एसिड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी एबेसिसिक अम्ल। एबेसिसिक अम्ल पौधे हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। ये बीज को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। पुष्पासन के में बाधक होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी एबेसिसिक एसिड जो है पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। सबसे बड़ी हड्डी का बात किया जाए तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। सबसे बड़ी ग्रंथि का बात किया जाए तो यह हो जाएगा यकृत। सबसे छोटी पेशी का बात किया जाए तो स्टेपेडियस जो हो जाएगा सबसे छोटी पेशी हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी का बात किया जाए तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करें एवं सही कूट का प्रयोग करना है। कोशिका अंगक एवं उसका कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, एटीपी का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट का बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का बात किया जाए तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम का बात किया जाए तो लाइसोसोम में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाने के कारण अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 4 1 2 3। नेक्स्ट है मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। मवेशी को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा जिसके कारण गिद्ध विलुप्त हुए हैं तो वह है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डाइक्लोफेनेक के कारण ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कार्बन के अपरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, यह भी सही है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, यह भी सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, नहीं, हीरा के बाद अन्य सभी जो है वो कठोरतम होगा, दूसरा कठोरतम नहीं, बल्कि ग्रेफाइट जो है कोमल होता है और इसलिए इसका यूज हम लुब्रिकेंट्स के रूप में भी करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट्स के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ नहीं है, तो डी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 49, बोला गया है निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हलूर आंध्र प्रदेश, पयमपल्ली तेलंगाना। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। महागढ़ा का बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। बुर्जहोम का बात किया जाए तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। यदि हम बात किया जाए हलूर का तो यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि हलूर जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में हलूर स्थित है। वही पयमपल्ली का बात किया जाए तो पयमपल्ली तेलंगाना में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, ठीक है। पयमपल्ली तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ना कि तेलंगाना में। तो 3 और 4 यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हलूर कर्नाटक में और पयमपल्ली तमिलनाडु में, ना कि तेलंगाना में। तो सी हो जाएगा, केवल 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ स्वामी के रूप में किस शासक को जाना जाता है। अगर बात किया जाए दक्षिणापथ स्वामी का तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को दक्षिणापथ स्वामी कहा था और उसका संबंध था सातवाहन वंश से, ठीक है। तो सातवाहन वंश ने ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सातवाहनों के द्वारा दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में गौतमीपुत्र सातकर्णी को बतलाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सातवाहन।
आर्यों के ने सूक्तों की रचना की थी। आर्य ने सूक्तों की रचना किस लिए की थी? तो आर्य ने देवता की स्तुति में सूक्त की रचना किया था। ठीक है, आर्य ने सूक्तों की रचना किस लिए की थी? तो देवताओं की स्तुति में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। आर्य ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्त की रचना की। उन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठान कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। इनकी जानकारी हमें 4 वेद जैसे ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक के अभिलेख के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? अशोक के राजाज्ञों को अभिलेख में समझाया गया है। अशोक की राजाज्ञों के अभिलेख में समझाया गया है, बिल्कुल सही है। अधिकांश राजाज्ञें खरोष्ठी लिपि में लिखी है। खरोष्ठी नहीं बल्कि यह लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, अतः बी जो है हमारा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी एवं लिपि ब्राह्मी थी। बिल्कुल सही है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में था। अशोक की कुछ राजाज्ञां यूनानी भाषा में और अफगानिस्तान में खुदाई गई थी। बिल्कुल, यह भी सही है। तो बी यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त कालीन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त काल के बारे में बतलाना है कौन सा सही नहीं है। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। बिल्कुल सही है। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। यहाँ पे नहीं होगा। गुप्त नरेश जो थे विष्णु के उपासक थे, यानी कि बी हमारा सही नहीं है। देवताओं की मूर्ति की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगृह बनाने लगे। रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जुड़े और पुनः लिखे गए। यह भी सही है। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु के उपासक थे। गुप्त के लोग विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इक्ता प्रथा शुरुआत किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत किया गया था। इक्ता प्रथा में क्या था कि कुछ भूमि का टुकड़ा जो सैनिक थे उन्हें दे दिया जाता था और उनसे उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। जो वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा इक्ता प्रथा कहलाई। ठीक है, वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा इक्ता प्रथा कहलाई। और इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत की गई इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इक्ता प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिकता प्राप्त करता है तथा 1221 में इल्तुतमिश के समय में ही 1221 में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण होता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जमींदार शब्द का प्रयोग मुगल काल में किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था या किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे। तो दोनों के लिए मुखिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, दोनों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? विक्रमादेव चरित्र के लेखक कल्हन नहीं बल्कि बिल्हन है। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक हैं बिल्हन। याद कैसे रखेंगे? तो ये बी से है और लेखक भी बिल्हन है। ठीक है, विक्रम को लिखे हैं बिल्हन ने। राज तरंगरी के लेखक हैं कल्हन। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कथा सरित सागर के लेखक है सूरदास नहीं बल्कि सोमदेव। ठीक है, कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। ठीक है, सोमदेव लिखे हैं, ना कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। यानी कि सही कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। हमारा सी जो है वो गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन हो जाएगा ए। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है वो होता है चतुर्थ मैसूर युद्ध के रूप में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड वेलेस्ली कर रहे होते हैं। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली है मैसूर को जीत लेते हैं और इसी कारण लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्सविस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्सविस की उपाधि इसी कारण दिया गया था क्योंकि इन्होंने मैसूर को जीता था। ठीक है, मार्क्सविस की उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट है भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने बीके दत्त, बट्टू केशवर दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, यह भी सही है। याद रखना है डेट 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने का कार्य किया था भगत सिंह एवं उनके साथ थे बट्टू केशवर दत्त, बी के दत्ता, ठीक है। और उनका मकसद था, यह फेंकते हुए कहा कि हम यह जो बम फेंक रहे हैं वो बहरों को सुनाना है, ठीक है, बहरों को सुनाने के लिए यह बम फेंके थे, ऐसा कहे थे 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में। और दिल्ली में, ठीक है, याद रखना है दिल्ली में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इसके पूर्व 1924 में, याद रखना है 1924 में कानपुर में, ठीक है, 1924 में कानपुर में HRA का गठन किया जा चुका था, ठीक है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 16 अगस्त 1946 को। किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया? जजिया कर समाप्त किसके समय में हुआ था? तो पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। हालांकि 1712 में जहादर शाह ने भी जजिया कर को समाप्त किया था। 1712 में जजिया कर को समाप्त किया था जहादर शाह ने, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात करें जजिया कर का, तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में प्रारंभ किया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में देखें तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है जजिया कर, जो बाद में अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर प्रारंभ किया जाता है। और औरंगजेब ने महिला, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग और बेरोजगार को इस जजिया कर से मुक्त रखा था। हालांकि जहादर शाह ने 1712 ईस्वी में इसे समाप्त करने का प्रयास किया और पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1720 ईस्वी में जजिया कर भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा जहादर शाह। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। बिल्कुल यह पे सही है। इस आंदोलन को चलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनी जिसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। ठीक है, यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के बीच पुनः दूरी बढ़ी नहीं, यह पुनः दूरी बढ़ी नहीं बल्कि यह और पास आई थी। गांधी जी का कहना था ऐसा 100 वर्षों में भी ऐसा हिंदू और मुस्लिम को मिलाने का संजोग नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूरी बढ़ी नहीं बल्कि कम हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में। नाविक और उनके समर्थक और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें बंबई के करीब 300 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग में कौन सा कथन सही सुमिलित है? उत्तर पश्चिमी विस्तार अरावली पर्वत तक देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। पूर्वी विस्तार मेघालय पठार तक मिलता है, यह भी सही है। दक्षिणी विस्तार कौड़बम पहाड़ी तक मिलता है, यह भी सही है। पश्चिमी विस्तार का बात किया जाए तो नल्ला मलाई पहाड़ी नहीं बल्कि पश्चिमी घाट तक देखने को मिलता है। पश्चिमी विस्तार नल्ला मलाई पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट में है। ठीक है, पूर्वी छोर पर यानी कि पूर्वी घाट में है नल्ला मलाई पहाड़ी। तो यह हमारा पूर्वी विस्तार नल्ला मलाई नहीं हो जाएगा बल्कि पश्चिमी विस्तार जो हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये नल्ला मलाई है, पूर्वी ना कि पश्चिमी। तो 4 हमारा स्टेटमेंट सही सुमिलित नहीं है बल्कि 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तो कूट देखते हैं। कूट में जो है ऑप्शन होगा कूट के अनुसार तो 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 कूट सही है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बतलाना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है। हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है। बृहद हिमालय की घाटियां में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है। यहाँ पे दुआर नहीं बल्कि बुग्याल कहा जाता है। दुआर नहीं बल्कि बुग्याल कहा जाता है। ठीक
ठीक है, बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सुमिलित नहीं है। फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय में स्थित है, यह भी सही है। सी हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, द्वार नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सही सुमिलित करें। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का बात किया जाए तो बूढ़ी गंडक के सहायक नदी है मसान है, बेलोरी है और धनौती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक का सहायक नदी इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा मसान, ठीक है। आगे देखते हैं बागमती का बात किया जाए तो बागमती का सहायक नदी हो जाएगा इसमें लखनदेई जो है बागमती का सहायक नदी है। कोसी, कोसी का जो सहायक नदी हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती, अरुण, तमोर, दूध कोसी, सुन कोसी, इंद्रावती ये कोसी का सहायक नदी है। महानंदा का बात करें तो महानंदा का मेची हो जाएगा, बलासन हो जाएगा, कंकई होगा और कालिंदी हो जाएगा, ये महानंदा के सहायक नदी हो जाएंगे। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4 3 2 1। नेक्स्ट है वायु दाब में अचानक कमी किसका ना सूचक करता है। अचानक कमी होगा तो ये तूफान का सूचना देता है, ठीक है। अचानक कमी तूफान का सूचना, और धीरे धीरे कमी स्लाइटली डाउनफॉल अगर होगा तो बारिश का सूचना, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, ठीक है। मौसम साफ होगा जब धीरे धीरे ऊपर की ओर पारा चढ़ेगा। तो अचानक कमी होगा तो तूफान आने की सूचक है, और यदि धीरे धीरे नीचे गिरता हो तो वर्षा का सूचक है, वो वायु दाब जो है उसके कारण, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है किस में से, तो आर्कटिक महासागर में से, ठीक है। आर्कटिक महासागर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गेहूं की फसल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है असत्य है। इसकी खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। गेहूं मुख्यतः खरीफ की फसल है, नहीं, धान जो होता है खरीफ का होता है। गेहूं जो होता है वो रबी का फसल है, ना कि खरीफ का, ठीक है। रबी का फसल है, ना कि खरीफ का। भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मैदान में है। गेहूं की बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो यहाँ पे बी हमारा स्टेटमेंट असत्य है, ठीक है। खरीफ नहीं बल्कि गेहूं जो है रबी फसल है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चलवासी पशुपालन के रूप में, चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, तो केन्या में। केन्या कहाँ है, तो पूर्वी अफ्रीका में है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूर्वी अफ्रीका में। मसाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में, केन्या में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 70। अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। अर्धगुच्छित बस्तियां किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है, तो गुजरात और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में। गुजरात के मैदान और राजस्थान में पाई जाती है अर्धगुच्छित बस्तियां, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के कौन सा जिला सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कच्छ। कच्छ जिला जो गुजरात में स्थित है सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील है। लैगून झील, आगे देखिए, लैगून झील का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ये अगर हमारा तट एरिया है, तट कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से कवर अप हो जाता है, तो ये जो झील बनेगा हमारा वो लैगून झील बनेगा। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु में कोस्टल एरिया पे है, यह भी लैगून झील होगा। वेम्बनाड झील यह भी जो होगा वो लैगून झील ही होगा। कौन नहीं होगा, तो बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ दूर दूर तक समुद्र नहीं है, तो बुलर झील लैगून झील नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। याद रखना है जो लैगून झील होगा अधिकांश जो होगा वो समुद्र तट पर ही होगा। तो 1 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सवाना, ठीक है। अफ्रीका में पाया जाता है सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ये पर्याप्त रूप से छोटे छोटे वृक्ष में पाए जाते हैं और ये पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। अफ्रीका के सूडान से लेकर सर्बिया तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सवाना घास के मैदान को शिकार की भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े आकार का स्तनधारी जीव जैसे जिराफ, गेंडा, हाथी पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश से कौन सा राज्य टच करता है, तो पश्चिम बंगाल टच करेगा, असम टच करेगा 2 बार, त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा होगा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे है और ये कुछ एरिया आता है ऐसे नॉर्थ ईस्ट का, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हमारा इधर से टच करेगा, पश्चिम बंगाल, असम,
2 बार टच करेगा, कुछ वाई शेप में है असम का आकृति, त्रिपुरा तीनों तरफ से, और मेघालय और मिजोरम इसके पूर्वी साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मरमरा सागर किसे जोड़ता है? मरमरा सागर किसे जोड़ता है? तो मरमरा सागर एजियन सागर को काला सागर से कनेक्ट करता है। ठीक है, एजियन सागर को काला सागर से कनेक्ट करता है मरमरा सागर। ठीक है, अगर बात किया जाए बेरिंग जल संधि, एक पूछा जाता है बेरिंग जल संधि, तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कनेक्ट करता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, मरमरा सागर किसे कनेक्ट करता है? तो एजियन सागर को काला सागर से। ठीक है, नेक्स्ट है केरल के पलक्कड़ जिला। केरल के पलक्कड़ जिला में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केरल के पलक्कड़ जिला में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है एजिंडा। एजिंडा जो हो जाएगा, केरल की जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, वो हो जाएगा एजिंडा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किम्मत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो कीमत सिद्धांत किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? यदि बैंक रेट कम कर दिया जाए तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, बाजार की तरलता क्या होगी? तो बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? एमएसपी की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पे 1965 में लागू किया गया, 1965 में। और वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी लागू किया गया है। अभी वर्तमान में 2025 में 14 फसलें हैं जिनका एमएसपी का मूल्य बढ़ाया गया। अभी देखें 2369 रुपया धान का एमएसपी निर्धारित किया गया था। ठीक है, एमएसपी की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पर? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पर? तो एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वस्तु के उत्पादन पर लागू किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात की गई? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, छठी पंचवर्षीय योजना, और 5वीं जो था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार पूछा जा रहा था तो हो जाएगा छठी योजना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? डिस्कस थ्रो इसका संबंध है एथलेटिक्स से। ठीक है, डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए डिस्कस थ्रो से, एक नाम याद रखिएगा, कृष्णा पुनिया। ठीक है, कृष्णा पुनिया का संबंध जो है वो डिस्कस थ्रो से ही है। कृष्णा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से ही है। रुक्मणी देवी अरुंदेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? रुक्मणी देवी अरुंदेल का संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंदेल का संबंध है भरतनाट्यम से। 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और 56 में ही राज्यसभा की सदस्य नियुक्त की गई थी। रुक्मणी देवी अरुंदेल भारतनाट्यम से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य है जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित एससी का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? एससी का परसेंटेज वाइज कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, एससी का परसेंटेज सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा पंजाब में। अगर बात करें एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में सबसे अधिक है। ठीक है, एससी का टोटल परसेंटेज का बात करें तो 16.6% है एससी का परसेंटेज। ठीक है, एससी का टोटल परसेंटेज कितना है? तो ये है 16.6। सर्वाधिक अनुसूचित जाति हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल एवं नागालैंड में। ठीक है, वही अगर बात करें एसटी का, यदि बात किया जाए हम एसटी का बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो एसटी पॉपुलेशन है। एसटी पॉपुलेशन में सबसे अधिक जो है वो है एमपी में। ठीक है, एमपी में सबसे अधिक है। वही अगर मिनिमम बात किया जाए तो सबसे कम में बात किया जाए तो वो हो जाएगा मिजोरम में। एमपी में सबसे अधिक, मिजोरम में सबसे कम, और न्यूनतम अनुसूचित जन मिजोरम में परसेंटेज वाइज अधिक है और ऐसे एमपी में अधिक है। और अगर बात करें पंजाब हरियाणा में तो एसटी सबसे कम है। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना का क्या मतलब होता है? आसमान टूट पड़ना यानी कि मुसीबत का आ जाना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा
समास का विलोम पूछा गया है तो वो हो जाएगा व्यास, ठीक है, व्यास। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विषाणु के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम नहीं अनेक नाम है, तो ये जो है शुद्ध नहीं है, विषाणु के अनेक नाम है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, तो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन लागू किया गया। 19 के ए में वर्णन किया गया है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मामले कहा लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो न जाने, इसी कारण वह सूचना का अधिकार 19 में छुपा हुआ है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। वही आरटीआई, ठीक है, आरटीआई 2005 में, और आरटीई राइट टू एजुकेशन जो लागू किया गया था वो 2010 में लागू किया गया था। याद रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में और राइट टू एजुकेशन 2010 में। नेक्स्ट है select the most appropriate synonyms of the word given in the bracket. Their relationship is quite cordial. cordial का जो synonyms हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा warm, ठीक है, warm। cordial मीन्स होता है खुशनुमा या मैत्रीपूर्ण, warm मीन्स हो जाएगा मैत्रीपूर्ण स्नेहमय, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह लिया, यानी कि जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर कब बना? तो 1972 में बना। 1972 में नेशनल एनिमल का दर्जा दिया गया। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को दिया गया, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में बतलाया गया। और टाइगर के लिए एक आता है एनटीसीए, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीएससीए का जो गठन किया गया 2005 में, एनटीसीए का गठन किया गया। और वर्तमान में टाइगर को कंजर्व करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अनेक टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व की घोषणा की जा चुकी है, 58 टाइगर रिजर्व, जो बिहार में भी एक है, वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार को आधिकारिक तौर पर उर्दू की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? कब उर्दू जो है बिहार का आधिकारिक रूप से दूसरी राजकीय भाषा कब बना? तो वर्ष 1981 में, ठीक है, वर्ष 1981 में, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइजिंग एयर टेम्परेचर, द फिजिकल नेचर ऑफ द ओशियन। राइजिंग द एयर टेम्परेचर अफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट द फिजिकल नेचर ऑफ द ओशियन। राइजिंग एयर टेम्परेचर अफेक्ट द फिजिकल नेचर ऑफ ओशन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है भागा, यहाँ पे बी का अर्थ बतलाया गया है भागा, सी का अर्थ बतलाया गया है प्लस, ए का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है गुना, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 18 भागा 3 प्लस 24 माइनस 12 गुने 2, ठीक है, तो 18 भागा 3 24, 3 छक 18 प्लस 12 माइनस 12 24, यानी कि आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यदि किसी आयत के विकर्ण और परिमाप क्रमशः 8 और 24 हो, आयत का विकर्ण यानी कि आयत का विकर्ण दिया गया है √(l² + b² का वैल्यू दिया गया है हमें कितना 8, यानी कि l² + b² का वैल्यू हमें प्राप्त है 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है। उसके बाद 2 × l + b का दिया गया है, परिमाप दिया गया है 24, यानी कि l + b का वैल्यू दिया गया है 12, ठीक है, l + b का वैल्यू दे दिया गया है वो बराबर है 12 के, तो स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ से l × b का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो l × b जो आएगा वो आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। l + b का होल स्क्वायर इक्वल टू l² + b² + 2lb। l + b का वैल्यू हमें ज्ञात है, l + b का वैल्यू हमें ज्ञात है, l² + b² का वैल्यू ज्ञात है, तो lb यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आएगा 40। नेक्स्ट है 150 मीटर लंबे एक ट्रेन को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है, तो टनल की लंबाई कितना होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 50 सेकंड बराबर 150 + x बटा 72 × 5/18 करेंगे तो 72 × 5/18, 18 × 72, 4 × 5 = 20, यानी कि 1000 बराबर
150 प्लस एक्स यानी कि एक्स का यानी कि टनल का जो लंबाई होगा 1000 माइनस 150 यानी कि 850 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रवि ने एक महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए कहा उसकी माँ की केवल एक नाती है जिसकी माँ मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। उस फोटो वाली महिला का रवि से क्या संबंध हो जाएगा, तो वो पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। उसके बाद बोला गया है साधारण ब्याज जो होगा वो 290 रुपया होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 290 रुपया होगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 145 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 145 रुपया, तो इससे हम निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा वो 304 रुपया 50 पैसा माइनस 145 रुपया, 304 रुपया 50 पैसा माइनस 290 करेंगे तो ये आएगा 14 रुपया 5 पैसा। ठीक है, 14 रुपया 5 पैसा। ये जो आया हमारा क्या आया, ब्याज आया 1 वर्ष का, तो प्रति वर्ष जो ब्याज होगा वो 14.5 इंटू 100/145। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 100% यानी कि 10% हो जाएगा, 10%, 10%। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 0, 2, 12, 36, 18, 80, 150। किस प्रकार से ये सीरीज हमें पकड़ना है, तो क्यूब प्लस स्क्वायर यानी कि 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर बराबर होगा 0। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर ये बताएगा 2। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 4 ये हो जाएगा 12। 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 ये हो जाएगा 36। 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 16 ये देगा हमें 80। और 5 का 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि ये देगा 150। 216 में यदि हम 36 जोड़ते हैं तो ये आएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5 और ये 2, तो 252 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। तो चलिए इसी के साथ 100 क्वेश्चन जो होता है हमारा यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।